नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट मिड डे। आपके साथ मैं दीपिका सिंह और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। रुक करते हैं खबरों का। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। शिवसेना विधायक अयोग्यता केस में फैसला आज आएगा। 16 विधायकों की अयोग्यता पर आएगा फैसला। बिल्कुल, विधानसभा अध्यक्ष शाम 4 बजे आपको बता दें ये फैसला सुनाएंगे। फैसले से तय होगा कि शिंदे सरकार का आखिरकार भविष्य क्या होना है। शिवसेना में फूट के बाद से लंबित है पूरा मामला और इस फैसले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार का भविष्य टिका हुआ है। साथ ही आपको ये भी बता दें, संवैधानिक कारणों से भी पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर लगी हुई हैं। बता दें, जून 2022 में शिवसेना में फूट पड़ी थी और उसके बाद से मामला लंबित है। तब शिवसेना नीत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत के कारण महाविकासी आघाड़ी सरकार गिर गई थी और कुछ दिन बाद ही बीजेपी के सहयोग से खुद शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। लेकिन उद्धव ठाकरे गुट ने शिंदे सरकार की वैधता पर सवाल उठाते हुए बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इसी मामले में सुनवाई होनी है। जो 16 विधायक है उनकी अयोग्यता पर फैसला आना है। शिवसेना में फूट के बाद से ये मामला लंबित था और उसके बाद अब फैसला आएगा, जिसके बाद आखिर शिंदे गुट को आगे क्या रुख मिलता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, इसी के साथ साथ आपको बता दें आज का दिन बेहद खास भी है। डीप क्लीन ड्राइव ये कॉन्सेप्ट लेकर मुंबई कारपोरेशन काम कर रही है। पिछले 15 दिन से काम शुरू हुआ है। इसके मुताबिक जो पहले रोड सफाई होना, रोड की मिट्टी निकालना, उसके साथ फिर पानी से रोड धोना, ये मेन रोड हो गए। इंटरनल रोड है वो भी ऐसे करेंगे। झोपड़पट्टी के अंदर के रोड है, गलियां है, उसको भी साफ करेंगे। पब्लिक टॉयलेट साफ करेंगे, फुटपाथ साफ करेंगे, गटर साफ करेंगे, नाले की सफाई होगी। और पोल्यूशन कम करने के लिए यहाँ पर रोड पानी से धोए जाएंगे और वाटर फॉगर भी लगाए हैं। एंटी स्मोक गन उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके मुताबिक आज पोल्यूशन कम होते जा रहा है। तो स्पीकर के फैसले से पहले शिंदे का बयान भी सामने आया। बहुमत हमारे पक्ष में होने की उम्मीद है, ये शिंदे ने कहा। इसी का पहले ही हमारे पक्ष में फैसला है और फैसला आने के बाद ही जवाब देंगे शिंदे। तो पार्टी का नाम चिन्ह हमारे पास है, तमाम बातें कहते शिंदे नजर आए हैं। बिल्कुल, और देखिए इस फैसले को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्पीकर के फैसले से पहले मुझे पूरा भरोसा है कि बहुमत हमारे पक्ष में ही होगी। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन का पहले ही हमारे पक्ष में फैसला है, ये भी बयान एकनाथ शिंदे ने दिया। फैसला आने के बाद ही जवाब देंगे। पार्टी का नाम चिन्ह हमारे पास है और हम फैसला आने के बाद इस पर बयान जरूर देंगे। लेकिन उन्होंने साफ ये कहा है, वो कॉन्फिडेंट नजर आए कि 16 विधायकों की जो लेकर फैसला आना है वो हमारे पक्ष में ही आएगा। और 16 विधायकों की अयोग्यता पर जो फैसला आएगा, क्या वो एकनाथ शिंदे के पक्ष में होगा या खिलाफ में, ये तो अभी सुनवाई के बाद ही मालूम चल पाएगा। हालांकि आपने सुना होगा, उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने कहा साफ तौर पर ये पहले ही फिक्स हो चुका था। चूंकि विधानसभा अध्यक्ष क्यों मुलाकात करने पहुंचे थे, उस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन 1.5 साल से जो तनातनी चली हुई है उसका आज पटाक्षेप हो जाएगा। हालांकि यदि हम सरकार की बात करते हैं, सरकार गिरने की बात करते हैं, तो अभी देखिए सरकार बिल्कुल सेफ जोन में खड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्टिव है। और इसी के साथ देखिए, आपको याद होगा बीजेपी ने बिल्कुल बी प्लान तैयार कर रखा था। सरकार को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन शिंदे का भविष्य क्या होगा, इस पर आज बड़ा फैसला आना है। बिल्कुल, और शिवसेना में बगावत की कहानी जो है, आखिर इस कहानी में अब क्या मोड़ आएगा, 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर क्या फैसला आएगा, ये सुनवाई के बाद स्पष्ट हो पाएगा। वो मेरिट मैं अधिकृत बात करूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे पास मेजॉरिटी है। विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%, हमारे पास 13 सांसद है और हमारे पास 50 विधायक है। और इसी के बलबूते पर, मेजॉरिटी पर चुनाव आयोग ने हमें ओरिजिनल पार्टी शिवसेना पार्टी करके रिकॉग्नाइज किया है।
धनुष्यबाण है जो सिंबल, वो हमें रिकॉग्नाइज किया है, वो दिया हुआ। जो रिजल्ट होगा वो मेरिट पे होना चाहिए। मैं अधिकृत बात। चलिए, शिवसेना में बगावत की कहानी क्या कुछ है, जरा ये भी जान लीजिए आप। देखिए, ठाकरे गुट की दलील क्या थी, सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने सबसे पहले दलील दी थी। वो दलील क्या थी, जरा ये भी जान लीजिए। एकनाथ शिंदे और बागी विधायक अयोग करने की मांग लगातार तब की थी जब उन्होंने बगावत कर दी थी। इसी से उद्धव ठाकरे बौखला भी गए थे। आपको ये भी बता दें, संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत ये मांग की गई थी कि इन तमाम लोगों को आप अयोग्य घोषित करिए। बिल्कुल। और देखिए दीपिका, ये भी बता दें कि शिंदे और शिवसेना के 38 विधायक 20 जून 2022 को मुंबई से बाहर जाने का आरोप उन पर लगा है और ऐसे में अब इस मामले में सुनवाई भी होनी है। महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराने में बीजेपी की मदद लेने का भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इसमें सहयोग किया था। इसके अलावा देखिए, 30 जून 2022 को उद्धव ठाकरे की मर्जी के खिलाफ बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली गई थी। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनाए गए थे। दीपिका, बिल्कुल। देखिए, ये भी जान लीजिए आप कि विधानसभा स्पीकर को सिर्फ शिवसेना का चेहरा तय करना है। यानी कि उस वक्त जिस वक्त तमाम यूं कहें कि तमाम अलग हुए थे, यूं कहें कि जब उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया था, तब शिवसेना आखिरकार किसकी थी, किसके पास थी, इस पे भी आज बड़ा फैसला होगा। इसी के साथ आपको बता दें, शिंदे गुट की ओर से विधायक भरत गोगवले की व्हिप नियुक्ति किया गया था। यानी कि उस वक्त कहा गया था कि ये बतौर व्हिप नियुक्त किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जो कमान थी वो कहीं ना कहीं जो गेंद थी वह विधानसभा अध्यक्ष के पाले में डाल दी कि अब फैसला आपको करना होगा। इसी के साथ जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया था, आपको याद होगा पूरा मसला, जिसमें सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने इसकी दलीलें सुनी थी और ये बात रखी थी। बिल्कुल। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप तो लगा ही था। इसके अलावा एकनाथ शिंदे और बागी विधायक अयोग्य करने की मांग की गई थी कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट के विधायकों को बरगलाया है, उसके बाद अपने साथ शामिल करने के साथ ही सरकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बनाई। और जो हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप बीजेपी पर लगा था, वैसे में 16 विधायक जो है उनको लेकर क्या वो अयोग्य हैं या नहीं, इस पर फैसला आएगा। ये देखिए, शिंदे गुट की दलीलें क्या है। वकील महेश जेठमलानी ने 2018 में हुई पार्टी चुनाव को फर्जी बताया था और इसी दौरान उन्होंने ये भी दलील दी कि 2018 में चुनाव ही नहीं हुआ है। दीपिका, ये भी दलील दी गई। बिल्कुल, शिंदे गुट की दलीलें हम लगातार आपको बता रहे हैं। इन तमाम चीजों के अलावा आपको बता दें, जेठमलानी ने 2018 का एक पत्र दिखाते हुए कहा था कि इसे चुनाव आयोग के पास भेजा गया है। यानी कि उस वक्त चुनाव हुए थे। अब ये भी जान लीजिए क्या हुआ था, लेकिन आयोग ने इसका संज्ञान तब नहीं लिया था। ये शिंदे गुट उस वक्त तमाम दलीलें दे रहा था जब शिंदे गुट कटघरे में खड़ा हुआ था। इसके अलावा आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि 1999 का संविधान उनके पास आखिरी रिकॉर्ड है। तो तमाम बातें आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि आखिरकार आपको समझ में आ जाए कि पूरा मसला आखिरकार क्या है। और देखिए, इसके लिए उसके बाद जो हुआ वो सब गैर कानूनी है। ये दलीलें हैं शिंदे गुट की। चुनाव आयोग ने 2018 के संशोधन का संज्ञान नहीं लिया था। एकनाथ शिंदे गुट का ये आरोप। तो वहीं रुक करते अगली खबर का। दिल्ली शराब घोटाला केस में आपको झटका लगा है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक के लिए बढ़ाई गई है। बिल्कुल बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका है, क्योंकि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह लगातार न्यायिक हिरासत से जूझ रहे हैं। निकलने का प्रयास तो बहुत किया गया, लेकिन आपको बता दें कि आप घोटाले में वो और भी ज्यादा उलझते जा रहे हैं। न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया। दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। बिल्कुल। और देखिए, दिल्ली में शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। और शराब घोटाला केस में ही आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल के नाम का भी जिक्र बार बार हो रहा था कि उन्हें भी समन भेजा जाएगा पूछताछ के लिए। हालांकि उस पर अभी
कोई भी फैसला नहीं आया है। लेकिन अगर हम बात करें राज्यसभा सांसद संजय सिंह की, उसके अलावा हम दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बात कर लें, दोनों जेल में बंद हैं और दोनों को अभी 20 जनवरी तक और अंदर रहना होगा। उनकी हिरासत की जो समय सीमा है उसे बढ़ाया गया, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 20 जनवरी तक अंदर रहना होगा मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को। बिल्कुल, देखिए लगातार आपको बता दें, जब ये पूरा शराब घोटाला सामने आया था, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो कटघरे में खड़े हो गए थे। उसी के साथ साथ देखिए एक के बाद एक सभी पर तलवार लटकी गिरफ्तारी की। इस बीच कार सेवकों पर गोलीकांड के मामले को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य वापस गिर गए हैं। गोलीकांड को लेकर बयान दे दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया कार सेवक अराजक तत्व थे, संविधान को बचाने के लिए तब उन पर गोली दाग दी गई थी। बिल्कुल, और कार सेवकों पर गोली चलाना कर्तव्य का पालन था, ये बयान दिया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से। आपको याद होगा जब राम मंदिर की मांग की जा रही थी तो उसी दौरान लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचे थे ताकि जो मस्जिद था बाबरी मस्जिद, उसको लेकर विवाद खड़ा हो सके और विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाए कि हिंदू पक्ष में फैसला है। और उस दौरान लाखों कार सेवक ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। और इसी पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया, वो बयान आपको सुनवाते हैं, सुनिए। हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य। तो वहीं देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सुनवाते हैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है, सुनिए। उसमें पूर्व में क्या हुआ था उस पर कोई बयान नहीं देना चाहिए। आज राम मंदिर का निर्माण आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है और सब उसका सम्मान कर रहे हैं, सबकी उसमें सहभागिता है। और इस तरह का बयान देके समाजवादी पार्टी में भी ऐसे लाखों कार्यकर्ता नेता हैं जो भगवान राम को मानते हैं, जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उनकी भावनाओं को कोई ठेस न पहुंचाए। और लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के बाद भी अगर ऐसा कोई काम कर रहा है तो उसको हम नोटिस देनी चाहिए और उसके बाद भी अगर वो स्पष्टीकरण नहीं देता तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर देनी चाहिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ऐसी मांग करता हूँ कि उनको नोटिस दिया जाए और अगर वो नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ अब कार्रवाई कर दिया जाए। ऐसी समाजवादी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं। चिन्मयानंद महाराज की कथा प्रवचन का कार्यक्रम 8 तारीख से चल रहा है और इस अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की जन्मभूमि में इस समय पूरा वातावरण सनातन संस्कृति के पराभाव, वैभवशाली संस्कृति के ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आ रहा है। लोग उत्साहित हैं, आनंदित हैं और सब लोग उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं जब 22 तारीख को अयोध्या की पावन धरती पर भगवान राम की विराजमान होंगे अपने मूल घर में और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से संपन्न होगा। उसी के क्रम में यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन, आध्यात्मिक कार्यक्रम, प्रवचन, भजन, कीर्तन जगह जगह शुरू होते हुए नजर आ रहे हैं। लोग भावुक हैं, लोग आत्मीय लगाव के साथ यहाँ आ रहे हैं। मुझे लगता है कि विवादित बयानों के लिए बयानवीर हो गए हैं स्वामी प्रसाद जी और ईश्वर से कामना करेंगे भगवान राम जी उनको सद्बुद्धि दें ताकि उनका जीवन का कल्याण मोक्ष हो सके। आए दिन वो कोई न कोई विवादित बयान देने का काम लगातार कर रहे हैं और बस मैं तो यही कह सकता हूँ कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। चिन्मयानंद देखिए, पूरे देश दुनिया से लोग जो है अयोध्या आ रहे हैं, उन लोगों के आने जाने की आवागमन की सुविधा अच्छी हो, इसके लिए हम लोग पूरा तैयारी कर रखे हैं। विशेष करके जो हमारे 5 ऐसे स्थान हैं जहाँ से ज़्यादा लोग अयोध्या आएंगे,
काशी, प्रयाग, चित्रकूट, लखनऊ और गोरखपुर। तो यहाँ के लिए हम लोग विशेष इंतजाम किए हुए हैं। करीब 1000 बसें हम केवल ऐसे सेंटरों पर अतिरिक्त लगा रखे हैं। और जो भी अयोध्या आएगा वो जो है काशी जाना चाहेगा, वो चित्रकूट जाना चाहेगा, वो प्रयाग जाना चाहेगा, गोरखपुर जाना चाहेगा, उसकी भी हम लोग अतिरिक्त व्यवस्था करके इंतजाम किए हुए हैं। क्योंकि हवाई मार्ग से भी लोग आएंगे, रेल मार्ग से भी आएंगे और सड़क मार्ग से वहाँ अयोध्या तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हम सब की है। तो हम लोग उसकी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि देश दुनिया से इतने लोग अभी ही आ रहे हैं। तो 22 तारीख के बाद ये संख्या कई 100 गुना बढ़ जाएगी। उसके तैयारी के लिए हम लोग पहले से इंतजाम कर रहे हैं। देखिए, पूरे देश दुनिया। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। इधर वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण का आज आगाज हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन किया है। सम्मेलन में 34 देश हैं, 16 संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं। अब तक 9 बार इस समिट का आयोजन हो चुका है। वही वाइब्रेंट गुजरात समिट में पीएम मोदी ने कहा कि अगले 25 साल के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। अगले 25 साल भारत का अमृत काल होगा। अमृत काल में पहली वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रही है और भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य हमने तय कर लिया है। प्रधानमंत्री का यह बयान सामने आया। भारत और यूएई के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे, आत्मीय होंगे और भारत का यूएई पर विश्वास गर्मजोशी से भरा हुआ है। बिल्कुल, फूड पार्क पर भारत यूएई में समझौता भी हुआ है। प्रधानमंत्री तमाम बातें कही। हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी तमाम बातें कहते नजर आए। इसी के साथ कहा कि लक्ष्य आप बड़ा रखिए और अपना संकल्प मजबूत रखिए, इसीलिए आप इस लक्ष्य को आसानी से भेद पाएंगे। और देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है जब वाइब्रेंट गुजरात का आगाज किया गया हो। जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं, वाइब्रेंट गुजरात उसी के साथ साथ देश की भी विकास के पथ पर देश अग्रसर होता जा रहा है। अमृतकाल में ये पहला वाइब्रेंट गुजरात समिट का आगाज हुआ। बिल्कुल, और वाइब्रेंट गुजरात समिट को लेकर कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कि यूएई के साथ संबंध और ज्यादा बेहतर होंगे। और न केवल यूएई बल्कि 34 देशों के और साथ ही 16 संगठन के जो प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं भारत में, उनके साथ भी संबंध बेहतर ही होगा। अमृतकाल में पहली बार वाइब्रेंट गुजरात समिट हुई है। 25 साल का लक्ष्य निर्धारित है। देखिए 25 साल में किस तरीके से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनकर उभरना है भारत को। हर चीज का एक बही खाता तैयार है। उसी के साथ साथ देखिए, विश्व गुरु के तौर पर भी भारत अब उभर रहा है। सभी भारत पर अपना विश्वास जाहिर कर रहे हैं। एक ऐसे समय में जब विश्व अनेक अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है, तब भारत दुनिया में विश्व की एक नई किरण बनकर के उभरा है। भारत की प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट है। आज भारत की प्राथमिकता है सस्टेनेबल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग। आज भारत की प्राथमिकता है न्यू एज स्किल्स, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, एआई एंड इनोवेशन। आज भारत की प्राथमिकता है ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, इसका पूरा इकोसिस्टम। इसकी एक झलक हम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो में भी देख सकते हैं। और मेरा तो आग्रह है कि ट्रेड शो जरूर देखें। गुजरात के भी स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी जरूर जाएं। कल दिन में मैंने हिज एक्सेलेंसी न्यूसी और हिज एक्सेलेंसी रामोस होर्ताई जी के साथ इस ट्रेड शो में काफी समय गुजारा है। इस ट्रेड शो में कंपनियों ने वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बने प्रोडक्ट्स का
निदर्शन किया है। ई मोबिलिटी, स्टार्टअप्स, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रेड शो में एक प्रकार से छाए हुए हैं। ये जितने भी सेक्टर्स हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास लगातार नए अवसर बन रहे हैं। तो वहीं वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 चेक रिपब्लिक के पीएम पेट्र फियाला का संबोधन भी देखने को मिला, जहां पीएम पेट्र फियाला ने निम्स यूनिवर्सिटी की तारीफ की। निम्स यूनिवर्सिटी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। मैं कल निम्स यूनिवर्सिटी जाऊंगा, पेट्र फियाला की ओर से यह बयान दिया गया। बिल्कुल, एक बार फिर से वैश्विक नेताओं के मंच पर निम्स यूनिवर्सिटी का डंका बजा। वाइब्रेंट गुजरात समिट में संबोधन के दौरान चेक रिपब्लिक के पीएम पेट्रो फियाला ने निम्स यूनिवर्सिटी की जमकर तारीफ करी है। उन्होंने कहा है कि निम्स यूनिवर्सिटी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। मैं निम्स यूनिवर्सिटी का दौरा जरूर करूंगा। Tomorrow I will visit the NIMS University in Jaipur. It has a strong focus on medical research and training of health professionals. It is an institution which applies experience of top Czech and Indian experts. तो पीएम पेट्रो फियाला ने निम्स यूनिवर्सिटी की जमकर तारीफ की। आपने हाल ही में सुना किस तरीके से उन्होंने कहा है कि निम्स यूनिवर्सिटी में जयपुर जाएंगे, वहां मुलाकात भी करेंगे, क्योंकि निम्स यूनिवर्सिटी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है। बिल्कुल, और गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन हुआ, जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचे अलग अलग देशों के प्रतिनिधि। और इसमें चेक रिपब्लिक के पीएम पेट्रो फियाला ने बयान दिया कि निम्स यूनिवर्सिटी काफी बेहतर काम कर रही है। उम्दा प्रदर्शन निम्स यूनिवर्सिटी की, और इसी मौके पर वो जयपुर जाएंगे, निम्स यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे। बिल्कुल, और देखिए ये बहुत बड़ी बात है निम्स यूनिवर्सिटी के लिए भी, क्योंकि निम्स यूनिवर्सिटी बेहतर भविष्य संवार रहा है तमाम स्टूडेंट्स का। यदि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करते हैं, हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं, अतुलनीय उनका योगदान है समाज के लिए और देश के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। नमस्कार।